नमस्कार दोस्तों, आज है 11 जनवरी। आज के न्यूज़ डिस्कशन में स्वागत है। पहला आर्टिकल है नीरज चोपड़ा को लेकर। तो नीरज चोपड़ा 2024 वर्ष के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट बने हैं। अब थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है इसमें, क्योंकि अभी अरशद नदीम ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। तो उनसे कंफ्यूज हो सकता है, पर याद क्या रखना है, नीरज चोपड़ा को मिला है भाला फेंक का सर्वश्रेष्ठ एथलीट अवार्ड। दिया किसने? तो एक अमेरिका की पत्रिका है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज। तो ट्रैक एंड फील्ड न्यूज है, इस पत्रिका ने ये दिया है इन्हें। और नीरज चोपड़ा लगातार दूसरी बार 23 और 24 में शीर्ष पर रहे हैं। तो पहला हुआ। अगला है निखिल कामत को लेकर। अरबपति और उद्यमी। अब हैं कौन निखिल कामत? तो जीरोधा एक कंपनी है, जीरोधा जो शेयर मार्केट में ऐप है। तो जीरोधा एक ऐप है, उसके ये मालिक हैं निखिल कामत। और इन्होंने अभी पीएम मोदी का साक्षात्कार लिया था पॉडकास्ट में अपने में। तो पॉडकास्ट इनका है WTF इज। तो पॉडकास्ट है, इसमें इन्होंने साक्षात्कार लिया था। तो निखिल कामत जो जीरोधा है उसके संस्थापक थे। 10th के बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। अब ये तो नहीं आएगा, तो मेन है इनका ये। अगला है पेंगोलिन की नई प्रजाति। पेंगोलिन की नई प्रजाति की खोज हुई है। तो पेंगोलिन, कोरोना के दौरान भी पेंगोलिन फेमस हुई थी, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना था कि पेंगोलिन के कारण भी हुआ है। तो पेंगोलिन की नई प्रजाति खोजी गई है। तो खोजी कहाँ गई है? तो भारत का जो पहले तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ZSI, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, उसने पेंगोलिन की नई प्रजाति खोजी है और इसका नाम है मैनिस इंडो बर्मनिक। क्यों? क्योंकि ये इंडो बर्मा जो हॉटस्पॉट प्लेट है उधर की साइड ये मिला है, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ अपना। तो मैनिस इंडो बर्मानिक, इसकी पहचान की गई है। यह प्रजाति 34 लाख साल पहले चाइना की पेंगोलिन से अलग हुई थी। तो मेन इतना है केवल कि पेंगोलिन की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नाम क्या रखा गया है? मतलब जो प्रजाति की नई प्रजाति का नाम है मैनिस इंडो बर्मनिक। इधर मानस नेशनल पार्क है, तो उससे याद कर लो मैनिस टाइप का है। तो इंडो बर्मा प्लेट की तरफ है ये। अगला है गुब्बारा महोत्सव। बस इतना याद रखना है कि तमिलनाडु के मामल्लपुरम में। कहाँ पे? मामल्लपुरम में क्या फेमस है? मंदिर फेमस है मामल्लपुरम के। तो वहां पे गुब्बारा महोत्सव बना हुआ है। अगला है यूपी में जनधन खातों का पुनः सक्रियकरण का अभियान चला है। अब हुआ क्या है कि जनधन योजना चली थी सन 2014 में, 15 अगस्त में, जब सरकार आई थी मोदी जी की पहली बार। तो 2014 में ये चला था जनधन योजना। और इसमें खोले गए थे देश में 52.90 जो करोड़ हैं, मतलब लगभग कह सकते हैं 53 करोड़ के आसपास खाते खोले गए हैं इसमें। और क्यों खोले गए थे? DBT ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो सीधे आ जाता है ना सरकारी योजनाओं का लाभ बैंक में, इसके लिए खोला गया था। अब हुआ क्या है, उसमें से 2.5 करोड़ के आसपास 2.33 जो करोड़ खाते हैं वो निष्क्रिय हो चुके हैं। तो निष्क्रिय हैं, उनमें पुनः चालू करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। तो ये है। इसमें जमा राशि कितनी है इन सारे खातों में? तो 48 करोड़ के आसपास, 48,000 करोड़ के आसपास इनमें जमा राशि है। और जो औसत है वो औसत है 5,382 रुपये औसतन इसमें रखा हुआ है। तो ये हुआ पहला। उसके बाद है जनधन योजना देख चुके हैं। खादी महोत्सव एक हुआ है। तो खादी महोत्सव जो हुआ है वो हुआ है गोमती नगर लखनऊ में। तो इतना ही आ सकता है यूपी के एग्जाम में, PCS वगैरह में, कि खादी महोत्सव कहाँ हुआ है। तो खादी महोत्सव लखनऊ में हुआ है। और खादी जो उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड है वो उसने किया। डेट है तो जनवरी में, याद रख सकते हैं, जनवरी में था खादी महोत्सव। अब जनवरी की डेट ऐसे याद कर सकते हैं कि 9 जनवरी को गांधी जी भारत में आए थे लौट के 1915 में। तो उसी के आसपास डेट में दिख रहा है, खादी उनसे जुड़ी हुई है। तो अगर डेट पे ज़्यादा याद रखना है तो। अगला है लॉस एंजल्स में जो आग लगी थी, कल हमने मैप के साथ ऐसे पढ़ लिया था, इस सारे था। अब एक इसमें पढ़ना है हमें, सेंटा आना, जो हवा कारण थी। तो हवा कौन सी है? गर्म हवा है। गर्म हवाएं आग को तेजी से फैला रही है, उनका नाम क्या है? सेंटा आना। तो ये याद रखना। अब सेंटा आना कहाँ है? तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है। हाई प्रेशर क्यों? ना सर्दी होगा, ठंडी हवा, तो हाई प्रेशर वाला एरिया बन जाएगा। लो प्रेशर कब बनता है? टेम्परेचर हाई होता है, तो प्रेशर कैसा होता है? लो। अभी हाई टेम्परेचर बनेगा तो हवाएं ऐसी चलने लगी हैं, चलने लगेंगी। पर हवाएं कैसी हैं? ये गर्म हवाएं। तो इनके कारण ये तेजी से इधर की ओर फैल रही है। और इसी एरिया में लॉस एंजल्स है, तो वो एरिया में पूरे में आग लगी हुई है। तो हवा एक तो याद रखनी है, कौन सी हवा का नाम है जिसके कारण ये आग बढ़ रही है? सेंटा आना, या डेविड विंड, डेविल विंड भी कहते हैं। तो नाम ही है डेविल राक्षस से, तो सेंटा आना विंड या डेविल विंड भी कहते हैं। तो आग को बढ़ा रही है।
और सरफेस कैसा है, हाई, किधर से किधर हवा चल रही है, इधर से इधर, अगर पेपर में आ सकता है। अब अमेरिका की कुछ लोकल विंड देख लें, जैसे अपने यहाँ लू चलती है ना, तो अपने यहाँ लू चलती, तो अमेरिका में भी तो कुछ चलती होंगी हवाएं जो लोकल है। तो उनका एक का नाम है चिनूक, तो ऊपर की तरफ ये मिलेगी कनाडा और यूएसए वाले एरिया में चिनूक मिलेगी। दूसरा है नॉर्दर्न, तो नॉर्दर्न करके है, और ये है नॉर्टी करके, तो ये है नॉर्थर्न और ये है नॉर्टे करके। और ये क्या है, ब्लिजार्ड, तो यहाँ पे मिलेगी ब्लिजार्ड। तो चिनूक इनमें सबसे फेमस है, उसका नाम क्या है, चिनूक। और ये क्या मिला हमें, सेंटा आना जो इधर थी। तो चिनूक भी मिलेगी, इधर से इधर की ओर चल रही है चिनूक। और कहाँ पे, यही पूरा एरिया कनाडा का है और यूएसए अलास्का के आसपास वाले एरिया में। अगला है AICTE का वन स्टूडेंट वन मेंटर प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। तो AICTE का वन स्टूडेंट वन मेंटर, तो है क्या कि 2 जनवरी 2025 को नीट, जो NEAT वाला नीट है 4.0 के तहत वन स्टूडेंट वन मेंटर प्रोग्राम किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है आयोजक। मेन है कि ये पूछ लेगा कि AICTE क्या है। तो ये छात्रों को इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए इंटरसेल करियर मेंटरिंग प्रोग्राम है। तो छात्रों को इंडस्ट्री के जोड़ने के लिए करियर मेंटरिंग प्रोग्राम है, करियर के लिए। तो पर्सनलाइज लर्निंग, AI का प्लेटफॉर्म और ये सब चीजें तैयार कराया जाएगा। तो बस इतना याद रखना है क्या है ये। अगला कुंभ मेला का तो चल ही रहा है अभी चर्चा में। तो कुंभ मेला में फोन पे ने क्या किया है, एक विशेष बीमा योजना ले आई है। तो इन्होंने अपने रुपए कमाने के लिए क्या, एक बीमा योजना ले आई, कौन, फोन पे। तो फोन पे का उद्देश्य क्या है, महाकुंभ 2000, जो कुंभ मेला है 2025 में 13 जनवरी से 26 फरवरी में तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए इन्होंने ICICI लोमार्ट के साथ साझेदारी करके ये योजना बनाई। मेन पूछेगा तो फोन पे पूछ लेगा किसने बीमा चलाया है, तो ये इसमें क्या होगा, 99 रुपए प्रति व्यक्ति अगर दोगे तो 1 लाख का बीमा मिल जाएगा। 1 लाख का बीमा अगर कुछ होता है तो 99 रुपए में 1 लाख का है। तो ये इसमें ट्रेन बस, अगर योजनाओं की विशेषता क्या है, ट्रेन बस यात्री को 59 में देना होगा कुछ। तो ये है। अगला है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान मिला है। तो प्रवासी भारतीय मतलब किसे मिलेगा, जो भारत में नहीं रह रहे हैं, बाहर हैं, वहाँ की नागरिकता भी है। तो प्रवासी भारतीय हैं सलमान खुर्शीद, इन्हें मिला है। तो नाम से लग रहा है कि किसी मुस्लिम कंट्री के भी तो हो सकते हैं। तो सलमान खुर्शीद है, तो सऊदी अरेबिया में ये प्रवासी हैं, सऊदी अरब में। और यहाँ पे ये हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। तो हॉस्पिटल में 30 साल से किंग्स फैसल हॉस्पिटल में, वहाँ इन्हें उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है सऊदी अरब के हेल्थ केयर फॉर्म का। तो वहाँ पे काफी सम्मानित है। तो इन्हें भारत का प्रवासी भारतीय सम्मान भी दे दिया गया है, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। तो ऐसे याद करना है इसे। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो नेटवर्क विश्व में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। तो ये अच्छी न्यूज़ है। तो 2014 में 91,000 किलोमीटर था, अब ये बढ़ के हो गया है 91,000 से 1,46,000 किलोमीटर। तो इसमें 60% की वृद्धि हुई है। और उसमें से 93 किलोमीटर जो हाई स्पीड कॉरिडोर था वो 2000, मतलब लगभग 2500 के आसपास हो चुका है, हाई स्पीड वाला। तो ये है। सहयोग कौन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक है, जीका है, ADB है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सब कर रहे हैं। और रोड से संबंधित योजना कौन सी है, रोड है बननी है, उनसे संबंधित है भारत माला प्रोजेक्ट। तो भारत को पूरे माला में जोड़ देना है ऐसे, मतलब मालाओं की तरह ऐसे रोड चारों तरफ बनेंगी, तो भारत माला प्रोजेक्ट है 46,000 करोड़ से। तो ये पूछा जा सकता है, राजमार्ग में भारत कौन से नंबर पे है, तो दूसरा नंबर है हमारा नेशनल हाईवे वाले में। उसके बाद है अमृत भारत ट्रेन के बारे में तो सुनते ही है डेली। तो अमृत भारत जो ट्रेन है, वंदे भारत, अमृत भारत, तो ये है। तो इसमें क्या हुआ है, निम्न मध्यम आय वर्ग के लिए नई अमृत भारत ट्रेन चलाई है। तो PM मोदी जी के द्वारा क्या बताया गया है, नागरिकों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं देने की योजना है। और अगले 2 वर्ष में ऐसी 50 किफायती ट्रेनें चलाई जाएंगी जो मध्यम वर्ग के लिए होंगी, निम्न और मध्यम वर्ग के लिए। तो इनमें सारी सुविधाएं होंगी। तो बस यही है। और ये कवच टेक्नोलॉजी से लागू होंगी, मतलब जो एक्सीडेंट हो जाते हैं तो वो कवच टेक्नोलॉजी होगी, तो उससे भी है। तो अमृत भारत ट्रेन अगर पूछ ले किससे संबंधित है, तो अमृत भारत जो ट्रेन है वो संबंधित है मध्यम वर्ग की आय वाला के लिए। अगला है मिक्स में मिस्र। तो मिस्र के पिरामिड तो सबने ही सुने होते हैं। तो मिस्र में गीजा और वो सब पिरामिड है। तो वहाँ पे वो पुराना कल्चर भी रहा है, इजिप्ट नील नदी की सभ्यता। तो उसी सभ्यता से संबंधित कुछ नए अवशेष खोजे गए हैं पुरातात्विक। तो मिस्र का एक शहर है लक्सर, तो जगह का नाम है लक्सर। तो यहाँ पे पुरातात्विक खोजें हुई हैं। और जो मंदिर का नाम है, मतलब वहाँ जो टेम्पल है वो है रानी हटशेप्सुत करके है, टेम्पल का नाम है। यहीं पे ये खोजे गए हैं। और ये लगभग
BC में है, तो हम कह सकते हैं लगभग अपने यहाँ जब वैदिक काल चल रहा था, ऋग्वैदिक काल, उसी के आसपास का यहाँ पे अवशेष खोजे गए हैं। तो ये आ जाएगा मिस्र में। शहर पूछा जा सकता है, लक्सर वाला है कहाँ पे है। अगला हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक संस्था का नाम बदल गया है, HIPA का नाम बदल दिया। अब HIPA है क्या? तो हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे अपना PCS टाइप का उत्तर प्रदेश पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला ये ऐसा होता है, तो वैसे ही उनकी एक संस्था होगी। तो हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट जो अपना तो जो हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका नाम बदल दिया गया है। और इसका नया नाम क्या किया गया है? तो अभी चूंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु हुई है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुई है इसे का नाम। और यहाँ के मुख्यमंत्री अभी कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है। तो ये नाम बदला गया है। अगला है इंटरपोल। इंटरपोल ने का एक सिल्वर नोटिस है। इंटरपोल का क्या है? एक सिल्वर नोटिस किससे संबंधित है? अवैध संपत्ति का पता लगाने के लिए। तो इतना याद रखना ज्यादा से ज्यादा कि किससे संबंधित है? अवैध संपत्ति वाला। अगला है पूर्वी लद्दाख में आयुध भंडार और बुनियादी ढांचा का निर्माण। अब जो लद्दाख वाला एरिया है, लद्दाख वाले एरिया में क्या है कि चाइना वगैरह से हमारे तो विवाद रहते ही, तो वहां पे आयुध भंडार और बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। तो आयुध ढांचे के लिए तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के की स्थायी जो समिति है उसने ऐसा निर्णय लिया है, उनकी अध्यक्षता में ये मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पे चांगथंग और काराकोरम जो घाटी है, काराकोरम जो हमने पढ़ा होता है, और नुब्रा शियोक यहाँ पे जो स्थान है इसके आसपास है, तो यहाँ सैनिकों के बंकर और ये सब बारूद वगैरह होगा। तो कहाँ पे? चांगथांग काराकोरम, नुब्रा और शियोक के वन्यजीव अभ्यारण्य और पूर्वी लद्दाख उसके आसपास वाले एरिया में डेवलप किया जा रहा है। अगला है भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर UN की रिपोर्ट आई है। तो उसमें ये बताया गया है कि 6.8 भारत की वृद्धि दर होगी 2024 में। तो 2024 में स्थिति और संभावना 2025 की है। तो 6.8 की है भारत की वृद्धि रही है, और 25 वाले ही है। तो और 25 में बता दिए 6.6 रहेगी। तो 25 की रिपोर्ट कब आई है? 25 में। 2025 की बताई 24 में इतनी रही थी। अब 25 में कितनी रहेगी? 6.6 का रहने का अनुमान है, क्योंकि अभी ये अगले वाले की है। उसके बाद है महंगाई दर भी बता दी है, 4.3 के आसपास है। और वैश्विक जो अर्थव्यवस्था की विकास दर है वो 2.8 रहने का अनुमान। भारत की 6.6 रहेगी, तो विश्व की कितनी? 2.8 के आसपास रहेगी। तो ये है। और महंगाई दर कितनी रहेगी? 4.3 के आसपास है। तो ये है। अगला है फसल बीमा में अगर देरी होती है, जैसे जो फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा मिलता है, उसमें अगर देरी होती है तो 12% का ब्याज मिलेगा। तो बीमा में देरी पर मिलेगा, क्योंकि नुकसान होता है किसानों को। अब इम्पोर्टेंट उससे ज़्यादा ये है कि फसल बीमा योजना शुरू कब हुई थी? तो 2016 में फसल बीमा योजना शुरू हुई थी। अब जैसे अभी आज दो योजना आ गई, जनधन योजना एक तो आ गई थी। तो जनधन योजना कब स्टार्ट हुई थी? 2014 में। 2014 में हुई थी। और ये कब हुई है? फसल बीमा योजना 2015 में हुई है। और इसके लिए रुपए कितना इस बार के लिए आवंटित है? 69,000 के आसपास। उसके बाद है नई व्यवस्थाएं क्या की गई हैं? रिमोट सेंसिंग से फसल फसल नुकसान का कम से कम 30% आकलन उपग्रह से होगा। मतलब ऊपर से ही सैटेलाइट से देख लिया जाएगा कितनी फसल जली है, क्या हुआ है। तो ये हो जाए। तो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी याद रखनी है, इससे होता है। और उसके बाद है डिजी क्लेम पोर्टल। इसमें सीधे बीमा का खाता रुपए में आ जाएगा। डिजी क्लेम, डिजी लॉकर पढ़ते हैं, तो डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म है सरकार का ये। तो ये हो गया। अगला है -60 डिग्री से भी कम, मतलब अगर टेम्परेचर हो तब वहां पे गर्म रख सकेगा हिम कवच। तो हिम कवच क्या है? माइनस में अपने यहाँ जो ग्लेशियर वगैरह पे या वहां पे पढ़ते हैं उन लोग, जो सेना वाला है लोग, जम्मू कश्मीर हिमाचल में काम करते हैं, तो उनके लिए ये बनाया गया है। अब भारत में जो सैनिकों के लिए या रक्षा के लिए एक संस्था ही काम करती है, उसका नाम क्या है? DRDO, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। तो उसने बनाया है। तो मल्टी लेयर क्लॉथिंग सिस्टम से -60 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये रहेगा। उद्देश्य क्या है? वही ठंडे एरिया में, तो सियाचिन वगैरह में काम करते हैं। अगला, उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP OP सिंह बने हैं IPF, जो मेन पुलिस फोर्स में है, तो उसमें IPF में ये बने गए हैं। नाम याद रखना, OP सिंह IPF बने हैं। अगला है तेलंगाना पुलिस की नागरिक प्रतिक्रिया प्रणाली। तो तेलंगाना पुलिस ने क्या किया है? नागरिक प्रतिक्रिया प्रणाली शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों से पुलिस सेवाओं पर प्रतिक्रिया प्राप्त करना। अगर जैसे फीडबैक होता है, हम कुछ मंगाते हैं तो फीडबैक दे दो, सर्विस कैसी रही। तो वैसे ये नागरिकों से पुलिस सेवाओं पर फीडबैक ले लिया जाएगा। और फीडबैक कैसे होगा? कि QR कोड और सिटीजन फीडबैक कॉल सेंटर के माध्यम से, जैसे आजकल कोई भी हम ऐप वगैरह लेते हैं, तो वैसा ही अब पुलिस के लिए हो जाएगा।
कहाँ पे? तेलंगाना। तो ऐसे याद कर सकते हैं, तेलंगाना नया बना है 2014 में, तो थोड़ा अपडेटेड चीजें लागू कर रहा है, तो वहां पे ऐसा नया अच्छा चीज किया गया। अगला है जस्टिस बी एन कृष्ण की नई भूमिका। तो जस्टिस बी एन कृष्ण इक्वल के एडवाइजरी के चेयरमैन बने। अब इक्वल क्या है? तो इक्वल आईडी वेरिफिकेशन और डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे कोई संस्था रजिस्टर होती है या कुछ होता है कंपनियां वगैरह, तो आईडी वेरिफिकेशन और डेटा शेयर डेटा शेयरिंग एक प्लेटफॉर्म है इक्वल, उसके चेयरमैन बने हैं वी एन श्री कृष्ण बने हैं इक्वल के। तो ऐसे याद कर ले, कृष्ण की नजर में सब कैसे हैं? इक्वल हैं, तो इक्वल वाला हो जाएगा। अगला है श्रीलंका में पहला हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स चला है। तो अब पढ़ाई करनी हो हिंदी में तो कहाँ पे? श्रीलंका में भी हो सकता है। तो श्रीलंका के लोग वहाँ, मतलब श्रीलंका से हमारे बेहतर संबंध हो ही रहे, तो वहाँ पे क्या है, अब हिंदी के लिए सर्टिफिकेट कोर्स हो जाएगा लागू। तो श्रीलंका में पहला हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स ओपन रूप से ये लागू कर दिया गया है। तो यही है, पूछा जा सकता है बस श्रीलंका में हुआ है, कहाँ पे हुआ है। उसके बाद है 21वां थर्ड आई एशियाई फिल्म फेस्टिवल। जो एशियन फिल्म फेस्टिवल है वो इंडिया में इस बार मनाया गया। इंडिया में कहाँ? मुंबई में। तो आई एशिया थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ? मुंबई के अंधेरी में। नाम क्या है? थर्ड आई, और अंधेरे नाम इसमें अंधेरा है, तो आई और अंधेरा टाइप का, तो मुंबई के अंधेरी में है, ये मनाया गया है थाड़े वाले में। उद्घाटन फिल्म थी चीन का मतलब चीनी फिल्म है, एक द ब्लैक डॉग। तो ब्लैक कांस फिल्म फेस्टिवल में भी इसे भी जीता है इसमें, तो ब्लैक डॉग को मिला है। और इसमें 61 फिल्में थी। मेन फोकस जो कंट्री पूछा जा सकता है वो है कोरिया। तो हम लोग कोरिया का आजकल ज़्यादा इंडिया में चलता है, तो कोरियन फिल्में हैं, वही मेन थी इसमें। इस बार है एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड मिला है जावेद अख्तर को। तो एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड जावेद अख्तर और सत्यजीत रे का जो अवार्ड मिला है वो मिला है रफीक बगदादी को। तो पत्रकार रफीक बगदादी को सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड मिला है। तो तीन चीजें इसमें याद रखनी। थर्ड आई फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ है? अंधेरी, मुंबई में। मेन फिल्म जो पहली चलाई गई थी वो कौन सा था? द ब्लैक डॉग, चाइना का। और दक्षिण कोरिया फोकस कंट्री है। जावेद अख्तर को अवार्ड मिला है एशियाई सिनेमा, और सत्यजीत रे को पत्रकार, सत्यजीत रे का मिला है रफीक बगदादी को। मुंबई में मैराथन हो रही है, तो 2020 में इसमें मोहम्मद फराह बने इंटरनेशनल अम्बेसडर। तो ये जो फराह हैं वो इंग्लैंड के हैं, ग्रेट ब्रिटेन के, और इन्हें यहाँ का अम्बेसडर चुना गया क्योंकि ये सबसे ज्यादा जीतने वालों में से हैं। अगला है वाटर 360 डिग्री अभियान। तो रायपुर में है। रायपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ कहाँ है? तो झारखंड ऊपर की तरफ मिलता है, छत्तीसगढ़ नीचे की तरफ। तो छत्तीसगढ़ में रायपुर है, वहाँ पे वाटर 360 डिग्री अभियान की शुरुआत करी गई है। तो ये मेन पूछा जा सकता है कि कहाँ है। तो भारतीय जल कार्य संघ का 57वां ये सम्मेलन है। जल का है क्योंकि वाटर वाला ये थीम अगर आए तो वाटर 360 डिग्री थीम ही है। यहाँ के मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय। तो ये है। अगला है भारत में आयोजित होगा 28वां CSPOC सम्मेलन। क्या है ये CSPOC? तो इसमें ओम बिरला ने इसे स्टार्ट किया। अब ओम बिरला अपने लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो इसमें CSPO में जो संसदीय होते हैं उनकी बैठक है, संसदीय वाले लोगों की, तो संसद से जुड़े लोगों की। तो इसमें क्या है, संसदीय प्रक्रिया और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए है CSPOC, संसदीय प्रक्रिया और सहयोग के लिए। भारत ने पूर्व में भी पूछा जाए क्या पहली बार किया है? नहीं, पहले हम कर चुके हैं 3 बार, ये चौथी बार हम कर रहे हैं। तो ओम बिरला ने गवर्नेंस में CSPOC स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग की घोषणा की है। थीम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया का संसदीय प्रक्रियाओं में उपयोग करना। संसद में AI और सोशल मीडिया का उपयोग करना। जो बैठक होगी, नॉर्मल सी बात है, संसद हमारी दिल्ली में, तो संसद दिल्ली में ही बैठेगी। और इसमें जो इस पूछ लेगा इसका नाम वगैरह क्या है, तो 28वां कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स है, क्योंकि ये भी स्पीकर है ओम बिरला। तो स्पीकर्स एंड प्रोसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो इसका ये फुल फॉर्म है। ये वाला पूछ लेगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रोसाइडिंग ऑफिसर्स एंड पार्लियामेंट वाला। अब कुंभ मेला अभी चल ही रहा है, तो कुंभ मेला में एक नया चैनल स्टार्ट हुआ है, उसका नाम है कुंभ बाड़ी। तो ये रेडियो पे चैनल आएगा, जो लोग वहाँ नहीं पहुंच पाते वो यहाँ पे सुन सकते हैं उसके बारे में। तो कुंभ जो में शामिल नहीं हो रहे हैं वो स्टार्ट किया गया। CM ने यहाँ पे कुंभ मंगल धुन भी लॉन्च किया, एक कुंभ मंगल धुन भी लॉन्च किया गया। तो बस वही है, अखिल भारतीय रेडियो मतलब जो आकाशवाणी पे आएगा कुंभ के दौरान ये चैनल। तो ये है। अभी प्रसार भारती ने के उनने किया है, तो उनके अध्यक्ष है नवनीत सहगल।
भारत ने क्यूबा को मानवतावादी मदद भेजी है। तो बस यही है कि यहाँ पे कौन सा आया है, हरिकेन राफेल आया है। तो राफेल जो करके अब हरिकेन यहीं पे आते हैं, तो हरिकेन है अमेरिका वाले एरिया में, जो मेक्सिको वाला एरिया वहाँ पे हरिकेन आता है, ये वाला। तो कल हमने मेक्सिको के आसपास गाड़ी के बारे में पढ़ा था, और ये क्यूबा है। और मेक्सिको बना कैसे था, पहले उल्का पिंड जब डायनासोर विलुप्त हुए थे, उस टाइम जो उल्का पिंड गिर रहे थे, उसमें से उसी टाइम यहाँ पे एक उल्का पिंड के द्वारा ये घटना हुई थी। तो क्यूबा इस एरिया में मिलेगा, और ये वेस्ट इंडीज वाला पूरा एरिया है, कैरिबियन सी इसे कहते हैं, यहीं पे वेस्ट इंडीज है, इसमें जमैका है, और इधर की तरफ एक दो कंट्री दिखेंगी, जैसे हेती और डोमिनिकन रिपब्लिक। इधर बहामास है, और यहीं से कौन सी लाइन गुजर रही है, कल देखा था हमने, कर्क रेखा जो भारत से भी गुजर रही है, वो बहामास होके गुजर रही है। तो ऐसे याद कर सकते हैं इसे।